एक मगरूर बेवफा शौहर की जिंदगी उस वक्त एक खौफनाक ख्वाब में बदल जाती है जब उसकी बीवी के छुपाए हुए दुख से पैदा होने वाली एक पुरअसरार झंझादी उसे उसके धोखे की असल कीमत चुकाने पर मजबूर कर देती है। बेवफाई एक जहर है। ये आहिस्ता आहिस्ता रगों में उतरता है। पहले एक नशा, एक फरार का एहसास दिलाता है, और फिर जब तक तुम्हें होश आता है ये तुम्हारी रूह को अंदर से खोखला कर चुका होता है। मैं आमिर, एक कामयाब आर्किटेक्ट, एक बाप, एक शौहर, ये सब जानता हूं। इसलिए नहीं कि मैंने किताबों में पढ़ा है, बल्कि इसलिए कि मैंने इस जहर को पिया है और उसकी कीमत चुकाई है। एक ऐसी कीमत जिसमें सिर्फ आंसू और पछतावा नहीं, बल्कि वहशत और खौफ भी शामिल था। मेरी कहानी सना से शुरू होती है। सना मेरी बीवी है इसलिए क्योंकि वो आज भी मेरी बीवी है, लेकिन अब हमारे रिश्ते की माहियत बदल चुकी है। पहले वो मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत मगर नजरअंदाज किया हुआ हिस्सा थी। एक पेंटिंग की तरह जो दीवार पर लगी हो, तुम जानते हो वो वहां है, लेकिन तुम उसे रोज रुक कर देखते नहीं। सना आर्टिस्ट थी, बहुत काबिल, उसके हाथों में जादू था, लेकिन शादी और फिर हमारे बेटे जैन के बाद उसके कैनवस पर धूल जमने लगी और उसके रंग सूखने लगे। उसने अपनी ख्वाहिशों को हमारी छोटी सी दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया था, और मैं इतना खुदगर्ज था कि मैंने इस कुर्बानी को उसका फर्ज समझ लिया। मैं कामयाब था। मेरे डिजाइन की हुई इमारतें शहर की शान थीं, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी की इमारत में दरारें थीं। एक खालीपन था, एक उगता हाथ। सना की खामोश मोहब्बत, उसकी सादा तबीयत मुझे अब बोर करने लगी थी। मुझे जोश चाहिए था, तारीफ चाहिए थी, वो चमक चाहिए थी जो सन्ना की आंखों में मेरे लिए बुझ चुकी थी। मैंने वो चमक बाहर तलाश करना शुरू कर दी। छोटी मोटी फ्लर्टेशंस, लेट नाइट ऑफिस मीटिंग्स के बहाने मैं अपने ज़मीर को बहलाता रहा कि इसमें कोई हरज नहीं। मैं घर की जिम्मेदारियां तो पूरी कर रहा था। एक शाम मैं एक नई आर्ट गैलरी की ओपनिंग पर गया। वहां शहर के तमाम बड़े लोग थे। मैं उनसे हाथ मिला रहा था, झूठी मुस्कुराहटें एक्सचेंज कर रहा था कि मेरी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी। वो एक एब्स्ट्रैक्ट पीस था, गहरे नीले और सियाह रंगों का इम्तिजाज, जिसके बीच में एक अकेली सुनहरी लकीर थी। टूटी हुई उम्मीद। मेरे पीछे से एक आवाज आई। मैंने पलट कर देखा। वो लैला थी, लंबी स्याह लिबास में मलबूस। उसकी आंखें रात की तरह गहरी थीं और उनमें एक अजीब सी कशिश थी। वो उस गैलरी में किसी अजनबी की तरह नहीं, बल्कि उसकी मालकिन की तरह घूम रही थी। आपको आर्ट में दिलचस्पी है? मैंने बातचीत का सिलसिला शुरू किया। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। आर्ट में नहीं, आर्ट के पीछे छुपी कहानियों में, उसने कहा। उस शाम हमने बहुत बातें की, फलसफे पर, जिंदगी पर, अधूरे ख्वाबों पर। उसने मेरी हर बात को इतने गौर से सुना जैसे मेरी आवाज उसके लिए कोई नगमा हो। उसने मेरी कामयाबी की तारीफ नहीं की, उसने मेरे अंदर के खालीपन को पहचान लिया। आपकी आंखों में एक तलाश है मिस्टर आमिर, उसने बड़े राजादाराना अंदाज में कहा। आप कुछ ढूंढ रहे हैं जो आपके पास होकर भी नहीं है। उसका यह जुमला सीधे मेरे दिल में उतर गया। पहली बार किसी ने मेरे दिखावे के खोल के पार देखा था। गैलरी बंद होने लगी तो मैंने उससे उसके बारे में पूछा। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं बस एक मुसाफिर हूं, जहां दुख होता है वहां आबो दाना मुझे खींच लाता है। यह अजीब जुमला था, लेकिन उस वक्त उसकी पुरअसरारियत मुझे और दिलकश लगी। जाते जाते उसने एक बात कही जिसने मेरे कदमों को रोक लिया। आपको बारिश की वो खुशबू पसंद है ना, जब वो सूखी मिट्टी पर गिरती है? मैं ठिठक गया। ये बहुत पर्सनल थी। ये बात सिर्फ सन्ना जानती थी। मैंने कई साल पहले उसे बताया था। तुम्हें कैसे पता? मैंने हैरत से पूछा। वो बस मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें कई राज छुपे थे। कुछ बातें हवाएं बता देती हैं। उसने अपना कार्ड मेरी तरफ बढ़ाया। उस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, लैला, और एक नंबर। मैं जानता था ये गलत है। मेरे अंदर से एक आवाज आई, मत कर आमिर। लेकिन उस वक्त लैला की कशिश, उसकी पुरअसरारियत और मेरे अंदर की बेचैनी सब उस आवाज पर हावी हो गए। मैंने कार्ड ले लिया। मैंने बेवफाई के दरवाजे पर दस्तक दे दी थी, अनजान इस बात से कि दरवाजे के उस पार एक झिंझादी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने अपने जमीर की आवाज को दबा दिया। अगले दिन मैंने लैला को फोन किया। मेरी आवाज में एक हिचकिचाहट थी, एक चोर का डर था, लेकिन दिल में एक बेनाम सा जोश भी था। हमारी मुलाकातें शुरू हो गईं, चोरी छुपे, कभी किसी अनजान कैफे में, कभी शहर से दूर किसी ड्राइव पर।
लैला की सोहबत नशे की तरह थी। वो दुनिया को एक अलग नजर से देखती थी। उसकी बातें गहरी थीं, उसकी समझ आम इंसानों से कहीं ज्यादा थी। वो मेरे आर्किटेक्चरल डिजाइन्स पर ऐसी बातें करती जो बड़े बड़े क्रिटिक्स भी न कर पाते। वो कहती, इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं होती आमिर, उनकी भी एक रूह होती है। अगर बुनियाद में सच्चाई ना हो तो वो कभी ना कभी गिर जाती है। उसका हर जुमला दो मानी होता था, जैसे वो मेरे डिजाइन्स के साथ साथ मेरी जिंदगी पर भी तबसरा कर रही हो। घर पर मैं एक झूठ की जिंदगी जी रहा था। मैं सना से दूर दूर रहने लगा। उसके सवालों का जवाब झिड़क कर देता। वो मुझसे पूछती, आमिर सब ठीक है, आप बहुत परेशान लगते हैं। मैं कहता, काम का स्ट्रेस है, तुम नहीं समझोगी। मैं उसकी आंखों में बेचैनी देखता, लेकिन उसे नजरअंदाज कर देता। उसके चेहरे की रौनक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। हमारे बालकनी में एक चंपा का पौधा था जिसे सना ने बड़ी मोहब्बत से लगाया था। मैंने नोटिस किया कि वो मुरझाना शुरू हो गया है, बिल्कुल हमारे रिश्ते की तरह। हमारा बेटा जयन भी बेचैन रहने लगा। वो रातों को डर कर उठ जाता, कहता, अम्मी कमरे में कोई है। सना उसे बहलाती, लेकिन मैं उसकी आंखों में अपने लिए बढ़ता हुआ शक देखता था। मैं जानता था मैं अपने परिवार को तकलीफ दे रहा हूं, लेकिन मैं लैला के जादू में इस कदर गिरफ्तार था कि मुझे कुछ और सूझता ही नहीं था। लैला के बारे में कुछ चीजें अजीब थीं, जिन्हें मैं शुरू में नजरअंदाज करता रहा। उसने कभी मेरे सामने कुछ खाया या पिया नहीं। जब भी मैं ऑफर करता, वो मुस्कुराकर टाल देती। शाम के वक्त जब अजन की आवाज आती, वो बेचैन हो जाती और फौरन वहां से चली जाती। उसकी आंखें कभी कभी अंधेरे में मुझे उनमें एक गैर मामूली सी चमक दिखती, जैसे बिल्ली की आंखें चमकती हैं। मैं इन सब बातों को उसकी आर्टिस्टिक तबीयत का हिस्सा समझकर टाल देता। एक रात मैं ऑफिस में देर तक काम कर रहा था। मैंने लैला को फोन किया। वो बहुत खुशगवार मूड में थी। अचानक बात करते करते मुझे उसके बैकग्राउंड से एक अजीब सी हल्की सी घुटन भरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जानवर दर्द से कराह रहा हो। ये कैसी आवाज है लैला, तुम अकेली हो? मैंने पूछा। उस तरफ एक पल की खामोशी छाई, फिर उसकी आवाज आई, हाँ बिल्कुल अकेली हूं। वो तो टीवी पर कोई मूवी चल रही है। मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया, लेकिन मैंने बहस नहीं की। इस वाकये के कुछ दिन बाद एक ऐसी चीज हुई जिसने मेरी नींदें उड़ा दी। मैं घर आया तो देखा सना अपने स्टूडियो में एक कैनवस के सामने बैठी है। बहुत अरसे बाद उसने ब्रश उठाया था। मैं खुश हुआ, सोचा शायद उसे अपनी मशरूफियत मिल गई है। मैंने कैनवस पर झांका। वो एक औरत का पोर्ट्रेट बना रही थी, एक अधूरा चेहरा, लेकिन उसकी आंखें, वो आंखें बिल्कुल लैला जैसी थीं, गहरी, राजदार और दुख भरी। ये कौन है? मैंने खुद को नॉर्मल रखते हुए पूछा। सना ने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, पता नहीं, कुछ दिनों से ख्वाब में दिखती है, बहुत उदास लगती है। मेरा दिल हलक में आ गया। ये कैसे मुमकिन था? सना लैला से कभी नहीं मिली थी। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता था। उस दिन पहली बार मुझे लैला से खौफ महसूस हुआ। वो सिर्फ एक दिलकश औरत नहीं थी, वो कुछ और थी। अगली शाम लैला का मैसेज आया, मिलना है आज उस बरगद के दरख्त के पास। मैं जानता था वो किस दरख्त की बात कर रही थी। शहर के बाहर एक पुराना वीरान पार्क था, जहां एक सदियों पुराना बरगद का दरख्त था। ये वही जगह थी जहां शादी के शुरू के दिनों में मैं और सना अक्सर जाते थे। सना को वो दरख्त बहुत पसंद था। वो कहती थी, आमिर, इस दरख्त में सदियों की कहानियां कैद हैं। अब लैला मुझे वहीं बुला रही थी। मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। एक तरफ उससे मिलने का जोश था, दूसरी तरफ एक अनजाना गहरा खौफ। मैं जानता था मुझे नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं गया। मैंने एक बार फिर अपने ज़मीर की आवाज़ को कत्ल कर दिया, ये जाने बगैर कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा हूँ। उस बरगद के दरख्त के नीचे का माहौल अजीब था। शाम ढल रही थी, परिंदों की आवाजें बंद हो चुकी थीं। एक पुरअसरार खामोशी थी जो कानों में चुभती थी। लैला दरख्त के तने से टेक लगाए खड़ी थी। आज उसने गहरे सब्ज रंग का लिबास पहना था, जो उस वीरान मंजर में और भी नुमायां हो रहा था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि हवा ठंडी हो गई है। तुम यहाँ का रास्ता कैसे जानती हो? मैंने पूछा, अपनी बेचैनी छुपाते हुए। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। उसकी मुस्कुराहट में आज पहले जैसी कशिश नहीं, बल्कि एक सर्द मेहरी थी।
मैं वो सब जानती हूं जो भुला दिया जाता है, उसने कहा। वादे, कस्में, मोहब्बत, सब इस दरख्त की जड़ों में महफूज हैं। उसकी आवाज में सदियों का बोझ था। आज वो मेरी लैला नहीं लग रही थी, वो कोई कदीमी मखलूक लग रही थी। हम वहां ज्यादा देर नहीं रुके। उसने कोई खास बात नहीं की, बस इधर उधर की फलसफियाना बातें करती रही, लेकिन उसकी हर बात, हर जुमला मेरे दिल में खौफ बनकर उतर रहा था। उसने कहा, धोखा एक बीज की तरह होता है आमिर। तुम उसे जमीन में दफन कर देते हो ये सोचकर कि कोई नहीं देखेगा, लेकिन वो वहीं अंदर ही अंदर एक जहरीला दरख्त बन जाता है। मैं वहां से जल्द अज जल्द निकलना चाहता था। जब मैं वापस अपनी गाड़ी में बैठा और शहर की तरफ चल पड़ा, अजीब चीजें होने लगी। गाड़ी की हेडलाइट्स अपने आप झपकने लगी। रेडियो जो बंद था अचानक चल पड़ा और उस पर सन्ना की पसंदीदा गजल चुपके चुपके रात दिन चल रही थी, लेकिन आवाज इतनी बिगड़ी हुई और डिस्टॉर्टेड थी कि लग रहा था जैसे कोई शीशे पर नाखून रगड़ रहा हो। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर बटन काम नहीं कर रहा था। मेरी गाड़ी शहर की रोशनियों में दाखिल हुई, तब जाकर वो खौफनाक आवाज बंद हुई। मैं पसीने में भीग चुका था। घर पहुंचकर जब मैंने कपड़े बदले, मेरी नजर अपने बाजू पर पड़ी। वहां एक लंबी सी खरोंच थी, जैसे किसी कांटे से लगी हो, लेकिन इस खरोंच की शक्ल वो बिल्कुल बरगद के पत्ते जैसी थी। मुझे याद नहीं था कि ये मुझे कब और कैसे लगी। अगले कुछ दिन मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। लैला का खौफ अब मेरे जहन पर मुसल्लत हो चुका था। मैं हर वक्त एक वहशत के साए में रहता। ऑफिस में अकेला बैठा होता तो मुझे लैला की खुसफुसाहट सुनाई देती। मैं पलट कर देखता तो कोई नहीं होता। मैं अपने अपार्टमेंट की लिफ्ट में जाता तो शीशे में अपने अक्स के बजाय एक पल के लिए लैला का चेहरा दिखाई देता। मैं चीख पड़ता, लेकिन फिर देखता तो वहां मैं ही होता। मैं पागल हो रहा था। मेरी नींदें उड़ चुकी थीं। मैंने काम पर जाना कम कर दिया। सन्ना मेरी हालत देखकर परेशान थी। वो मेरे पास आती, मेरा माथा छूती। आमिर, क्या हुआ है आपको? आप बीमार हैं? चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं। उसके लहजे में फिक्र थी। उसी फिक्र से अब मुझे डर लगने लगा था, जिसकी मैंने कभी परवाह नहीं की। मैं उसे कैसे बताता कि मेरा मसला किसी डॉक्टर के पास नहीं है। मैंने फैसला किया, मैं इस सब को खत्म कर दूंगा। मैं लैला से अपना पीछा छुड़ा लूंगा। मैंने हिम्मत करके उसे फोन किया। लैला सुनो, ये सब अब नहीं चल सकता। हमें अब नहीं मिलना चाहिए। प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने एक सांस में कह डाला। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी थी। फिर फोन लाइन डेड हो गई। मैंने सोचा शुक्र है, शायद वो समझ गई। मैंने चैन का सांस लिया और अपनी चेयर पर पीछे टेक लगा ली। इतनी आसानी से नहीं आमिर। ये लैला की आवाज थी, लेकिन ये फोन से नहीं आई थी। ये मेरे बिल्कुल पीछे से आई थी, मेरे ऑफिस के बंद कमरे में। मैं पत्थर का हो गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं पलट कर देखूं। फिर मेरे कान के पास एक सर्द सांस महसूस हुई और वही आवाज दोबारा आई। खेल अभी शुरू हुआ है। उस वाकये के बाद मैं समझ गया कि मैं किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि किसी गैर मामूली ताकत से उलझ बैठा हूं। मेरा जिस्म खौफ से हर वक्त थर थर आता रहता। मैंने लैला से हर किस्म का राब्ता तोड़ने की कोशिश की। उसका नंबर ब्लॉक किया, उसकी दी हुई हर चीज फेंक दी, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं हुआ। वो अब जिस्मानी तौर पर नहीं, रूहानी तौर पर मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी। मेरा फैसला, उससे दूर जाने का फैसला, उसको खत्म करने के बजाय और भड़का गया था। ये मेरी जिंदगी का मिड पॉइंट था, जहां मैंने रास्ता बदला था, बेवफाई के फरार से निजात की तरफ। लेकिन निजात का रास्ता जहन्नुम से होकर गुजर रहा था। अब लैला का जुल्म और बढ़ गया, लेकिन उसका तरीका बदल गया था। वो अब मुझे नहीं, मेरी वजह से सन्ना को होने वाली तकलीफ को आईना दिखा रही थी। एक दिन दोपहर में सना किचन में काम कर रही थी। अचानक उसके हाथ से गर्म चाय का कप गिरा और थोड़ी सी गर्म चाय उसके हाथ पर पड़ गई। वो दर्द से चीखी। आह! मैं दूसरे कमरे में बैठा था। जिस लम्हे सना चीखी, उसी लम्हे मेरे उसी हाथ पर एक जलती हुई तेज लहर दौड़ गई। मैंने चीख कर अपना हाथ देखा। वहां एक लाल निशान उभर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे जलने से होता है। दर्द बिल्कुल हकीकी था। मैं भागकर किचन में गया। सना अपने हाथ पर पानी डाल रही थी। मैं ठीक हूं, उसने मुझे परेशान देखकर कहा। मैं उसे क्या बताता कि उसकी तकलीफें अब मुझे भी महसूस हो रही थी। यह सिलसिला शुरू हो गया। सना का सर दर्द से फटता तो मेरी कनपटियों में टीस उठती। सना किसी बात पर उदास होती तो मेरे सीने पर एक अनजाना बोझ आ जाता।
लैला, वो झंझादी, मुझे सना के हर दर्द का एहसास दिला रही थी। वो मुझे वही तकलीफ दे रही थी जो मेरी वजह से सना चुपचाप सह रही थी। ये जिस्मानी दर्द से ज्यादा रूहानी अजाब था। मैं हर पल उस आग में जल रहा था जो मैंने खुद लगाई थी। मैंने मौलवियों और आमिलों से राब्ता करने का सोचा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मैं ये सब किसी को कैसे बताता? लोग मुझे पागल समझते। मैं इस अजाब में बिल्कुल अकेला था। वही तन्हाई जो मैंने सना को दी थी अब मेरा मुकद्दर बन चुकी थी। सबसे खौफनाक पल उस दिन आया जब मैं ऑफिस से घर लौटा। जैन ड्राइंग रूम में चुपचाप बैठा था। उसका चेहरा जर्द था। मैंने उसे गोद में उठाया। क्या हुआ मेरे शेर, इतने खामोश क्यों हो? उसने मेरी आंखों में देखा और बहुत धीमी आवाज में बोला, पापा, वो आंटी फिर आई थी। मेरा खून खश्क हो गया। कौन आंटी बेटा? वही जो ख्वाब में आती हैं, जैन ने मासूमियत से कहा। वो रो रही थी, कह रही थी, अम्मी बहुत दुखी हैं तुम्हारे पापा की वजह से। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो मखलूक अब मेरे बच्चे तक पहुंच चुकी थी। यह मेरी बर्दाश्त की हद थी। मैं पागलों की तरह सना के स्टूडियो में भागा और जो मंजर मैंने देखा वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हार थी। सना फर्श पर बेसुध पड़ी थी। उसका जिस्म ठंडा था और चेहरा बिल्कुल सफेद। उसके सामने वही पोर्ट्रेट पड़ा था, लेकिन अब वो मुकम्मल हो चुका था। उसमें लैला का चेहरा बिल्कुल वाजह था और उसकी आंखें, उन आंखों में अब दुख नहीं बल्कि एक दहशतनाक गुस्सा और जीत थी। उन आंखों से जैसे नफरत टपक रही थी। और फिर मेरी नजर बालकनी में लगे चंपा के पौधे पर पड़ी। वो अब बिल्कुल सूख कर एक काला ढांचा बन चुका था। उस पल मेरे दिमाग में सब कुछ साफ हो गया, रोशनी की तरह। लैला कोई अलग वजूद नहीं थी, वो सना के दुख का अक्स थी। सना की रूह से पैदा हुई एक मखलूक। मेरा धोखा, मेरी बेवफाई, सना का चुप रहना, उसका अंदर ही अंदर घुटना, इस सब ने मिलकर उस झंझादी को पैदा किया था। वो सना के दर्द से ताकत हासिल करती थी। मैं जितना सना को दुख देता वो उतनी ताकतवर होती। और अब वो सना की जिंदगी ही खींच रही थी। मैंने सिर्फ एक रिश्ता बर्बाद नहीं किया था, मैं अपनी बीवी का कातिल बन रहा था। मैंने कांपते हाथों से सना को उठाया। वो बहुत हल्की महसूस हो रही थी। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मेरी नजर कमरे की खिड़की के शीशे पर पड़ी। शीशे के अक्स में मैं सना को उठाए खड़ा था और हमारे पीछे लैला खड़ी थी और वो मुस्कुरा रही थी, एक सर्द फतेहनुमा मुस्कुराहट। मैं हार गया था। मैं सब कुछ खो चुका था। ये मेरी सबसे अंधेरी रात थी, जहां उम्मीद का कोई जुगनू तक नहीं था। उस खौफनाक मंजर के सामने मैं कुछ लम्हों के लिए सुन्न हो गया। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। फिर जैन के रोने की आवाज ने मुझे होश दिलाया। मैंने सन्ना को देखा, उसके ठंडे जिस्म को देखा और मेरे अंदर का सारा खौफ एकदम गुस्से और पछतावे में बदल गया। मैं इस तरह हार नहीं मान सकता था। मैं सना को मरने नहीं दे सकता था। एक प्लान मेरे जहन में उभरा, एक कमजोर सा टूटा हुआ प्लान, लेकिन वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैं लैला से लड़ नहीं सकता था, वह मेरे कंट्रोल से बाहर थी, लेकिन मैं उस चीज को खत्म कर सकता था जो उसे ताकत दे रही थी, सना का दुख। मुझे सना को हील करना था। मुझे उसे उस दर्द से निकालना था जो मैंने उसे दिया था। मैंने फौरन फैसला किया, मैं सना और जैन को इस घर से, इस शहर से दूर ले जाऊंगा। मैंने कुछ जरूरी सामान पैक किया, बेसुध सना को गाड़ी में लिटाया, जैन को पीछे बैठाया और रात के अंधेरे में हम शहर से निकल गए। मैं गाड़ी चलाता रहा बिना किसी मंजिल के। बस इस शहर से, लैला के साए से दूर जाना चाहता था। कई घंटे ड्राइव करने के बाद मैं पहाड़ों के दामन में बसे एक छोटे से पुरसुकून कस्बे में पहुंचा। वहां मैंने एक छोटा सा गेस्ट हाउस किराए पर ले लिया। यह वही इलाका था जहां सना हमेशा जाना चाहती थी। वह कहती थी, पहाड़ों में सुकून है। मैंने सना को कमरे में लिटा दिया। वह अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। अगले 2 दिन मैंने उसकी बच्चों की तरह देखभाल की। उसके माथे पर पट्टियां रखी, उसके हाथ पांव सेके, उसे वक्त पर दवा दी। जैन चुपचाप मेरे आसपास रहता, अपनी नन्ही आंखों से सब देखता रहता। इन 2 दिनों में लैला का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे एक झूठी सी उम्मीद होने लगी कि शायद हम उसके साए से दूर आ गए हैं। तीसरी रात तूफान आया। आसमान पर काली घटाएं छा गईं, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। खिड़कियों के शीशे थरथराने लगे। कमरे में अंधेरा हो गया और उस अंधेरे में
मुझे वहीं जानी पहचानी ठंडक महसूस हुई। वह आ गई थी। लैला कमरे के कोने में खड़ी थी। तूफान की रोशनी में उसका चेहरा पल भर के लिए चमकता और फिर अंधेरे में डूब जाता। तुम्हें क्या लगा आमिर? उसकी आवाज अब गूंज रही थी। तुम भाग जाओगे? तुम उस दुख से भाग सकते हो जो तुमने खुद पैदा किया है? इससे पहले कि मैं कुछ कहता, सना ने आंखें खोल दी। उसने कमजोरी से उठने की कोशिश की। उसने लैला को देखा। उसके चेहरे पर खौफ नहीं, सिर्फ एक गहरी उदासी थी, जैसे वह उसे पहचानती हो। लैला ने सना की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। देखो अपनी मोहब्बत को सना, लैला ने जहरीले लहजे में कहा। देखो इस बेवफा शख्स को। इसने तुम्हें धोखा दिया। इसने तुम्हारी कुर्बानियों को पैरों तले रौंद डाला। ये तुम्हारी नफरत के लायक है। लैला मुझे सन्ना की नजरों में गिराना चाहती थी। वह सन्ना के दिल में नफरत का बीज बोना चाहती थी, ताकि वह और ताकतवर हो जाए। मेरे पास अब सिर्फ एक रास्ता बचा था, एक आखिरी दांव। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। मुझे सच्चाई का सामना करना था। मैं घुटनों के बल सना के बिस्तर के पास बैठ गया। मैंने उसके कमजोर हाथ अपने हाथों में ले लिए। मैंने लैला की तरफ से नजर हटा ली। मेरी दुनिया अब सिर्फ सना थी। सना, मैंने कांपती आवाज में कहा, यह सच कह रही है? सना ने हैरत से मेरी तरफ देखा। तूफान और लैला का कहा दोनों एक साथ बुलंद हुए। हाँ, मैंने रोते हुए कहा, मैंने तुम्हें धोखा दिया सना। मैं कमजोर था, खुदगर्ज था। मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कदर नहीं की। मैं बाहर वह खुशी ढूंढता रहा जो मेरे घर में तुम्हारी आंखों में थी। ये जो औरत है, ये लैला, ये कोई और नहीं। ये तुम्हारा दुख है, मेरा गुनाह है। मैंने इसे पैदा किया है। मैं बोलता गया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। लैला से पहली मुलाकात से लेकर अब तक मैंने कोई बहाना नहीं बनाया, कोई झूठ नहीं बोला। मैं अपनी रूह को उसके सामने बेलिबास कर रहा था। मैं रो रहा था, अपने लिए नहीं, उस दर्द के लिए जो मैंने उसे दिया था। ये मेरा क्लाइमैक्स था, मेरी सच्चाई का इम्तिहान। पूरे कमरे में खामोशी छा गई। सिर्फ मेरी सिसकियों और बाहर तूफान की आवाज थी। लैला भी खामोश थी। शायद वह इस कन्फेशन की तवक्को नहीं कर रही थी। सना ने अपना हाथ मेरे हाथ से निकाला। उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर मेरे आंसू पोंछे। फिर उसने मेरी आंखों में देखा। आमिर, उसकी आवाज बहुत कमजोर थी। मैं जानती थी ये 3 लफ्ज थे, लेकिन खंजर की तरह मेरे दिल में लगे। वह सब जानती थी और चुप रही थी। मेरा पछतावा और भी गहरा हो गया। लैला जोर से चीखी, नहीं, तुम्हें इससे नफरत करनी होगी। लेकिन सना ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह सिर्फ मुझे देख रही थी। और फिर उसने वह किया जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। उसने मेरी तरफ झुककर मेरे माथे को चूमा। बस, उसने लैला की तरफ देखते हुए बहुत नरमी लेकिन हुक्म से कहा, बस, अब और नहीं। जिस पल सना ने यह कहा, लैला ने एक दिल खराश चीख मारी, लेकिन यह गुस्से की नहीं, रिहाई की चीख थी। उसका जिस्म रोशनी में बदलने लगा। उसके सियाह लिबास से उसकी गहरी आंखों से रोशनी के झर्रात निकलकर सना के जिस्म में जज्ब होने लगे। वह चीखती रही, लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे मध्यम होती गई, जब तक कि वह मुकम्मल तौर पर रोशनी बनकर सना में समा नहीं गई। कमरा एकदम रोशन हुआ और फिर सब कुछ पुरसुकून हो गया। लैला जा चुकी थी। लैला के गायब होते ही बाहर तूफान भी थम गया। बिजली की कड़क रुक गई। बारिश हल्की फुहार में बदल गई। कमरे में एक गहरी पुरसुकून खामोशी छा गई। सना मेरे सहारे से बिस्तर पर लेट गई। उसका चेहरा अब भी कमजोर था, लेकिन उस पर बरसों बाद मैंने एक सुकून देखा। ऐसा सुकून जो गहरी नींद के बाद आता है। वह सो गई। अजाब खत्म हो चुका था। कॉन्फ्लिक्ट का फैसला हो चुका था। हम कुछ दिन और उस पहाड़ी गेस्ट हाउस में रुके। वह दिन मेरी जिंदगी के सबसे अलग दिन थे। मैंने सना की खिदमत की, लेकिन इस बार एक शौहर के फर्ज के तौर पर नहीं, बल्कि एक गुनहगार के कफ़ारे के तौर पर। मैं उसके लिए सूप बनाता, उसके बाल संवारता, उसे कहानियां सुनाता। जैन भी खुश था। उसने अपनी अम्मी को शायद पहली बार मुस्कुराते हुए देखा था। इस दौरान हमने लैला का जिक्र एक बार भी नहीं किया। कुछ बातें लफ्जों के बिना ही समझ ली जाती हैं। धीरे धीरे सन्ना की सेहत बेहतर होने लगी। उसके गालों पर लाली वापस आने लगी। उसने बरसों बाद अपने स्केचिंग पैड पर पहाड़ों के मंजर बनाना शुरू किए। मैं उसे घंटों देखता रहता। मैंने उस औरत को फिर से दरियाफ्त किया था जिसे मैं खो चुका था। मैंने भी एक पुरानी डायरी और पेंसिल निकाल ली
और स्केचिंग शुरू कर दी, वह काम जो मैं कॉलेज के दिनों में करता था। हम बातें कम करते थे, लेकिन हमारी खामोशी में अब वह बेजारी नहीं बल्कि एक गहरा रिश्ता था। हम एक दूसरे को, अपने रिश्ते को नए सिरे से समझ रहे थे। कुछ हफ्तों बाद हम वापस अपने शहर, अपने अपार्टमेंट में लौट आए, लेकिन अब वह घर पहले जैसा नहीं लगता था। हमने मिलकर उसे दोबारा डेकोरेट किया, पुराना फर्नीचर हटाया, दीवारों पर नए हल्के रंग करवाए। सन्ना ने अपने नए कैनवस दीवारों पर सजाए, जिनमें अब गहरे उदास रंगों के बजाय रोशन और जिंदा रंग थे। वह सूखा हुआ चंपा का पौधा मैंने कब का फेंक दिया था, उसके गमले में अब मैंने एक नया गुलाब का पौधा लगाया था। एक सुबह मैं बालकनी में उस नए गुलाब के पौधे को पानी दे रहा था। उस पर एक नन्ही सी कली खिल रही थी। यह हमारे रिश्ते का इस्तियारा था, एक नई उम्मीद। सना पीछे से आई और मेरे साथ आकर खड़ी हो गई। उसने पौधे की कली को देखा और मुस्कुराई। यह वही बालकनी थी जहां से मेरी बेवफाई की कहानी शुरू हुई थी, जहां का मुरझाया पौधा मेरे गुनाह का गवाह था। हम कुछ देर खामोश खड़े रहे, फिर सन्ना ने अपने स्टूडियो की तरफ इशारा किया। वहां एक बड़ा सा खाली कैनवस रखा था, उस पर सुबह की धूप पड़ रही थी। चलो, उसने मेरी तरफ देखकर बहुत नरमी से कहा, इसमें रंग भरते हैं। यह एक सवाल नहीं था, यह एक दावत थी, एक नए मुस्तकबिल की दावत, एक ऐसी जिंदगी की दावत जिसे हमने मिलकर सच्चाई की बुनियाद पर बनाना था। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये पछतावे के नहीं, शुक्र के आंसू थे। मैंने हाँ में सिर हिलाया। हमने सिर्फ एक कैनवस में नहीं, अपनी जिंदगी में नए रंग भरना शुरू कर दिए थे। मैंने अपना सबसे बड़ा सबक सीख लिया था। बेवफाई सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ती, वह इंसान की अपनी रूह को भी जख्मी कर देती है, और उस जख्म का मरहम सिर्फ सच्चाई और पछतावे के आंसुओं से बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी का पता चल सके। हम आपके लिए ऐसी और भी कहानियां लेकर आएंगे जो आपको जरूर पसंद आएंगी।